माँ शारदे को नमन। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विद एबीसीडी क्लासेज यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिनमें से आज हमारी एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के तहत ये 10वीं क्लासेज है और हमारे समकालीन विश्व राजनीति वाली जो बुक है, किताब है, उसमें से चौथा जो अध्याय है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आज ये तीसरा टेस्ट है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये टेस्ट और ये क्लास आप 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो खास है ही, लेकिन जो तैयारी आरपीएस से स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट या सेकंड ग्रेड जिसमें राजनीति विज्ञान का सिलेबस है या रिट अन्य प्रतियोगी परीक्षा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला अगर टॉपिक दे रखा है तो उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, हमारी एनसीईआरटी बुक पर पूर्णतः आधारित है, सारे ऑथेंटिक बुक है और इसी को स्रोत मानकर ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो चलते हैं हम आज। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको हर रोज़ लगभग शाम को 5 बजे वीडियो में उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करूँगा और सिर्फ संडे के दिन छुट्टी रहेगी, बाकी दिन आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुँच पाए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्नों का तरीका जो प्रकृति है वो बदल रही है, वो काफ़ी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कितनी सारगर्भित रूप से प्रश्नों को बनाया जा रहा है और पूछा जा रहा है। तो आपको भी उसी हिसाब से एनसीईआरटी के एक एक लाइन को महत्वता देनी है। आप एक बार बुक को पढ़िए, जब बुक को पढ़ लो तो आप इन टेस्टों को हल कीजिएगा और देखिएगा कि प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आज जैसे कि हमने 2 टेस्टों में 40 प्रश्न कर लिए थे, आज हम इस वीडियो में लाए हैं 41 से 55 प्रश्न। ठीक है, इसके साथ ही पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लाएंगे। चलो बिना देरी किए हुए आज हम हल करते हैं अपने प्रश्नों को। आज का हमारा क्वेश्चन 41वां है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन में दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और उनसे संबंधित देश। तो ऑप्शन ए है हमारा बान की मून दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है डेग हैमरशोल्ड स्वीडन, ऑप्शन सी है कोफी अन्नान मिस्र, ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल। तो हमें क्या बताना है इनमें से? आपने देख लिया होगा क्योंकि मैंने व्याख्या कर रखी है, इसलिए आपको पता चल गया इसका, तो है ना। फिर बताओ सही राइट आंसर इसमें क्या है कि सही नहीं है, बाकी सही है, एक गलत है, सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं पहला बान की मून दक्षिण कोरिया, ये बिल्कुल सही है। बान की मून का संबंध कहाँ से है? दक्षिण कोरिया से है। ऑप्शन बी है डेग हैमरशोल्ड स्वीडन, डेग हैमरशोल्ड का संबंध स्वीडन से, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कोफी अन्नान मिस्र, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कोफी अन्नान का मिस्र से नहीं है संबंध। ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल, ये बिल्कुल सही है, पुर्तगाल से संबंधित है। तो ये तीनों सही है और सी ऑप्शन कोफी अन्नान गलत है। अब गलत क्यों है इसकी व्याख्या नीचे आप लोगों ने फिलहाल पहले देख ली है, वो देख लो। कोफी अन्नान कहाँ के हैं? घाना के। ठीक है, प्रश्न को देख लो ढंग से, इस तरह के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है क्योंकि ये घाना के है। ठीक है, आज का हमारा 42वां प्रश्न है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? 42वां प्रश्न क्या है? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन दो बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी 2006। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, हमारी एनसीईआरटी जो बुक है इसके चौथे अध्याय में मानवाधिकार परिषद दे रखा है, इसकी स्थापना पूछी जाए और इन विकल्पों में अगर 2005 आता है, क्या आता है 2005, तो 2005 से ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं
महासचिव को। तो महासचिव के अंतर्गत पढ़ते हैं तब हमने देखा कि कोफी अन्नान का जो प्लस बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। इसलिए अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई, उसमें 2005 नहीं आता, 6 आता है, तब तो आप 2006 करोगे। अगर इसके अंतर्गत 2005 आता है और 6 नहीं आता है, तब आपको 5 करना है। अब जब दोनों ही आ जाए, मान लो 2005 आ जाए और 2006 आ जाए, तो आपको करना क्या है, फिर आपको प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब देना है। अगर ये आ जाए कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई, तब तो आपका 2005 करना है। और अगर ऐसा आ जाए कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई, जब तो हमने कर लिया 2005, लेकिन अगर प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल कर इस प्रकार से आ जाए कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना तो हुई, लेकिन ये सक्रिय कब से हुआ, तो 2006 से ये सक्रिय है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मानवाधिकार परिषद जो है वो सक्रिय कब से हुआ, तब आपका आंसर 2006 राइट होगा। ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सही है, आराम से समझ लो इस प्रश्न को, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों तीनों तरीके से बता दिए कि ऑप्शन 2005 आए तो आपको ये करना है स्थापना में, और 2005 ना 6 करना है। जब दोनों आ जाए, स्थापना पूछ रहे तो 2005 करना है, और मानवाधिकार परिषद सक्रिय कब से हुआ तो 2006 से। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे गूगल पर सर्च करते हैं तो 2006 आता है स्थापना में भी। ठीक है, आज का 43वां प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कौन से वर्ष में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी। 43वां प्रश्न क्या है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कौन से वर्ष में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1945। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका सही राइट आंसर होगा 1965। 65 से पहले कितनी थी 11, और 1965 में बढ़ाकर कितनी कर दी 15। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमारा 44वां आज का, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। तो विश्व व्यापारिक संगठन की स्थापना कब होती है, इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन बी 1995। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। क्वेश्चन 45वां हमारा, कौन सा संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 45वां क्या हमारा कि कौन सा संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है यूनेस्को, ऑप्शन डी है IMF। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा WTO, क्योंकि ये गेट की जगह आया था। किसकी जगह आया था, गेट की जगह, GATT। ये गेट का पूरा नाम पूछे तो आपको क्या बताना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। ठीक है, ये गेट का पूरा नाम है, और इसकी जगह क्या आया था WTO पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन 46वां है, विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या पूछी जा रही है, किसमें, WTO में। विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या है जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार। तो ऑप्शन ए है 162, ऑप्शन बी है 192, ऑप्शन सी है 164, ऑप्शन डी है 189। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 164।
विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार 164 है, जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा है। आज का हमारा 47वां प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा निवास करता है। 47 क्वेश्चन क्या है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा निवास करता है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/6। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, सी 1/5वां हिस्सा विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 48वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA यानी इंटरनेशनल, IAEA का पूरा नाम भी पूछे तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस संगठन की स्थापना कब हुई। मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि कभी कभार अगर हिंदी में पूछा ना जाए और अंग्रेजी में अगर ये आ जाए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको वही आंसर रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का है, क्योंकि इसी का अंग्रेजी है ये हिंदी है। तो पूछा कैसे भी जाए आपको ध्यान में रहे, इसको मैं ध्यान करवा देता हूँ आप लोगों को। तो हमारा 48वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इस संगठन की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1987। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1957। क्या राइट आंसर होगा 1957। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। आज का 49वां प्रश्न हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। क्या ढूंढना हमने, गलत ढूंढना है। 49वां प्रश्न हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए एक स्वयंसेवी संगठन है, ऑप्शन बी ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, ऑप्शन सी ये संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना बच्चों। यहाँ प्रश्न सही है लेकिन हमारा विकल्प डी है, इसमें उपयुक्त सभी नहीं आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है, सारे सही है। एक स्वयंसेवी संगठन है, बिल्कुल सही है। ये पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये संगठन मानवाधिकार से जुड़े रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है। हाँ, अगर ये आ जाता गलत की जगह या यहाँ पर सुधार कर लो अपने, चाहे तो हम इसको ऐसे सुधार कर सकते हैं कि गलतों को काट दो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसको ऐसे बना लो ताकि आपके लिए सही रहेगा। ऑप्शन सारे सही है, तो सारे सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। देखो, जहाँ मुझे लगता है कि बच्चों को उसके संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए तो उसके विकल्प में तीनों दे देता हूँ, ताकि तीनों देने से उसका पूरा अर्थ और उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। तो फिर प्रश्न
ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे डेस्क्रिप्टिव पूछे, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन 50वां हमारा अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए ह्यूमन राइट वॉच, ऑप्शन बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच क्या है? ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। ठीक है, अब यहाँ से दो प्रश्न याद करा देता हूँ मैं इन ऑप्शनों से। ह्यूमन राइट वॉच तो कहाँ का हो गया? अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन। एक और है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब दोनों कैसे ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित किन्हीं दो संगठनों के नाम लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है आपके बोर्ड में तो आपको इन दोनों के नाम लिखना है। किस किस का? ह्यूमन राइट वॉच का और एमनेस्टी इंटरनेशनल का। दोनों का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, आज का क्वेश्चन 51वां है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाती है? अच्छा प्रश्न है। 51वां क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाती है? ऑप्शन ए है परमाणु क्षमता। क्षमता नहीं है, क्षमता है, परमाणु क्षमता। ऑप्शन बी है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से उसका सदस्य है। ऑप्शन सी है भारत एशिया में है। ऑप्शन डी है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि ये पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाती है। तो ये बात राइट है कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। आज का क्वेश्चन हमारा 52वां है। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उनकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? 52वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जो हमने अभी पढ़ा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पढ़ा था ना अभी अपन ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957। ये हमने देख लिया था प्रश्न में। अब ये कार्य क्या करता है? ये कार्य भी मैंने प्रश्न बना के यहाँ दे दिया है, तो आपको ये कार्य भी याद रह जाएगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या कहिए हम अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसका कार्य क्या है? ये परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। ठीक है, क्या काम करता है? परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध काम करता है। अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 53वां क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ये प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है। आप सोच रहे हो कि रिपीट हो चुका है। रिपीट नहीं है। पहले मैंने गेट को रख के WTO को पूछा था, अब मैं WTO को रख के गेट को पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न अलग अलग है, पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बच्चों की जानकारी में और समझ में लाने के लिए प्रश्न इस तरीके से मैंने बनाया था। पहले यहाँ पर मैंने किसको दे दिया था?
गेट को दे दिया था, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ है उसको दे दिया था। फिर WTO पूछा था कि उसका उत्तराधिकारी के रूप में कौन काम करता है। यहाँ पर मैंने पूछ लिया कि WTO किसके उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है या संगठन का उत्तराधिकारी है। तो आप इस प्रश्न को समझ लो। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? इनमें से देखना है कि किस संगठन का ये उत्तराधिकारी है। आप लोगों ने देख रखा तो उत्तर दे दोगे। ऑप्शन ए है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन बी है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गेट भी कहा जाता है, गेट भी कहा जाता है। और इसके उत्तराधिकारी रूप में कौन आता है? विश्व व्यापार संगठन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। जबकि इनका कार्यकाल पूछा जाए तो ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना, 9 वर्ष है। ठीक है, ये कार्यकाल है और ये संख्या है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 55वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी डेग हैमरशोल्ड, ऑप्शन सी कोफी अन्नान, ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के भी है। इससे संबंधित मैंने पहले एक प्रश्न बनाया था जिसमें इसकी संपूर्ण व्याख्या सहित संपूर्ण इसकी जानकारी उसमें दी हुई है। लेकिन थोड़ा ध्यान ये भी रहे कि वर्तमान में कौन है, तो यही है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। और ये चौथा अध्याय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला है, इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न इनिशिएटिव बुक से बन सकते थे वो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करो, अपने दोस्तों को बताओ और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं अपने राजस्थान सरकार का संस्कृत शिक्षा विभाग में देववाणी ऐप है, वो गवर्नमेंट का ऐप है, वहाँ पर भी मैं कंटेंट डालता हूँ। और वहाँ पर भी अगर कोई प्रश्न उत्तरी यहाँ देखने के बाद में लाइव हल करना चाहे तो वहाँ जाकर भी आप राजनीति विज्ञान कक्षा 12 को खोल के इस सेक्शन के अंतर्गत ये देववाणी ऐप पर आप टेस्ट दे सकते हैं, हल कर सकते हैं। वहाँ 10-10 क्वेश्चनों के टेस्ट आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ आपको जैसा सुविधा लगे आप वहाँ पढ़ सकते हो, ऐसा कहीं कोई ज़रूरी नहीं है। वैसा आपको समझ में आना चाहिए। देखो, तड़क भड़क और आसाना ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मनोरंजन वगैरह करने के लिए हमारे पास काफ़ी स्रोत होते हैं, काफ़ी साधन होते हैं, काफ़ी टाइम होता है। पढ़ाई के टाइम अगर सीरियस होकर पढ़ा जाए और सिर्फ पढ़ाई की ही बातें की जाए, उसके संदर्भ में बात रखी जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें कुछ ज्ञान लेना है, नहीं कि हमें टाइम पास करना है। और अगर आपको ये जानकारी कहीं से भी मिल रही है तो आपको पढ़ने की जो भी विषय वस्तु अच्छी लगे, जहाँ से भी वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। उसमें बड़ा चैनल कोई मायने नहीं रखता, बड़ा महान विद्वान भी कोई मायने नहीं रखता, और बड़ी बड़ी कोई संस्था एजेंसी भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको कहीं पर भी अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, अच्छी विषय वस्तु मिल रही है, अच्छे व्याख्यान, अच्छे नोट्स, आपको अच्छे जहाँ लगे परीक्षा उपयोगी और ऑथेंटिक बुक्स हैं, तो आपको वहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी फालतू टाइम गवाए ना, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। और कोई कितना भी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोचिंग वाले हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा महान बड़े अनुभवी हो, चाहे कितनी बड़ी संस्था हो, एक बात और बता देता हूँ, नोट्स हो, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप स्वयं खुद पढ़ोगे। चाहे वो किताब से पढ़ो, चाहे किसी भी चीज़ से पढ़ो, लेकिन आप अच्छी किताबें पढ़ोगे और आप स्वयं पढ़ के खुद सोचोगे कि मुझे सिलेबस के अनुसार कितना याद है, वही आपकी असली मेहनत, वही आपकी असली
काबिलियत या उसको ही हम असली मेहनत और उसी को आपकी सफलता मानेंगे और वही आपकी सफलता होगी, ये पक्का मान के चलना। स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। हाँ, आपको रास्ता बताया जा सकता है गुरुओं के मार्गदर्शन में, अच्छे शिक्षकों के द्वारा, वो सही है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, तैयार आपको होना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और रही बात होशियार कमज़ोर की, तो देखो 12th के बच्चों को मैं बता रहा हूँ और सभी बच्चों को बता रहा हूँ, कमज़ोर होशियार कोई नहीं होता इस दुनिया के अंदर। जिसको ध्यान लगाना आता है वो होशियार होता है, जिसका ध्यान भंग है किसी भी कारण से, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, वो कमज़ोर है। बस इसलिए आप शांत रहना सीख जाओ और ध्यान लगाना सीख जाओ, आपकी हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।